लास्ट लेक्चर्स में हमने आपका प्रतिशत, लाभ, हानि और ब्याज वाले सवाल देखे हैं। प्रतिशत, लाभ, हानि और ब्याज वाले सवाल दोस्तों, इन तीनों सवालों में अगर बीच में कोई प्रकार घुस सकता है, अगर इन तीनों सवालों के बीच में कोई इंटरफेयर कर सकता है तो उसका नाम है, वो टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो किसी भी टॉपिक के साथ कोलैबोरेट कर लेता है, किसी भी टॉपिक के साथ मिल जाता है और कहीं पर भी तुलनात्मक रेशियो दे दिया जाता है। जैसे दो राशियों का जो है तो लाभ और हानि का अनुपात दे देगा, तो आपको ब्याज का अनुपात दे देगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दे देगा। तो ये अनुपात वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कहीं पर भी घुस सकता है। इसलिए आपको प्रतिशत वाले चैप्टर से बताना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर था जो कहीं पर भी मिल जाता है। आपने देखा था लाभ हानि वाला चैप्टर हो या ब्याज वाला चैप्टर हो, आपको सब जगह प्रतिशत जरूर मिल रहा था, चाहे दर में मिल रहा हो, चाहे लाभ प्रतिशत में मिल रहा हो, चाहे हानि प्रतिशत में मिल रहा हो। तो इस प्रकार से मैंने आपसे ये चर्चाएं की थी। इस प्रकार से चर्चाओं के बाद आज मेरे पास जो टॉपिक है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल तो नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इसमें से कोई ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या परिभाषाएं बनने की संभावना नहीं है, पर फिर भी इसमें जो कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, अनुपात की डेफिनेशन, समानुपात की डेफिनेशन, मध्यानुपात की डेफिनेशन, विततानुपात क्या होता है, प्रतिलोमानुपात क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। क्योंकि अगर हम जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अगर कहीं 3 मार्कर में कहीं भी पूछ लेता है तो हम उसकी बातें बता सकें। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अनुपात, अनुपात, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों ये टॉपिक जो है इसमें से आपके ये अनुपात वाला टॉपिक, अनुपात वाला जो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, ये आपका पूरा चैप्टर का 90% चीजें कवर कर देता है। समानुपात का कोई रोल नहीं, 10% इसी अनुपात के अंतर्गत ही आता है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है समानुपात। ये दोनों साथ में चलते हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं, अनुपात और समानुपात। थोड़ा सा अलग से कुछ चीजें होंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी, बाकी जो अनुपात में आपको बताई जा रही चीजें सारी समानुपात में यूज हो जाती है। समानुपात का मतलब 2 अनुपात जब बराबर हो। पहली चीज तो हम अनुपात जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात के बारे में अगर जानने की कोशिश करूं, शब्द ही लिखा है अनुपात। अनुपात, अनुपात को अगर कोई और शब्द बराबर कर सकता है तो वो होता है डिवाइडेड बाई। बराबर, या यहाँ पर विभाजन का जो चिन्ह होता है, बटे का जो चिन्ह होता है, वो अनुपात के चिन्ह का बात करता है। अनुपात का जो निशान है वो 2 बिंदी है, ये 2 बिंदी है, ये अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इन 2 बिंदियों के साइन को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात, यहाँ पर ये 2 बिंदियां, ये इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अनुपात क्या होता है? जब 2 समान राशियों की तुलना, जब 2 समान राशियों की तुलना गणितीय रूप में की जाती है तो उसे अनुपात कहते हैं। जब 2 समान राशियों की तुलना गणितीय रूप में की जाएगी तो यहाँ पर चैप्टर में अनुपात कहते हैं। वैसे तो आप अनुपात ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उसके अनुपात में थोड़ा कम है, उसके अनुपात में थोड़ा कम है, उसके अनुपात में थोड़ा ज्यादा है, तो तुलना की जाएगी और तुलना हमेशा समान राशियों की जाएगी। अनुपात में 2-3 चीजें याद रखना है। सबसे पहली चीज तो तुलना, तुलना, सबसे पहली चीज तो तुलना, और राशियां समान, राशियां, राशियां आपकी यहाँ पर क्या होती हैं? समान होती हैं, राशियां समान होती हैं। अनुपात में 2 चीज, तो 2 समान राशियों की तुलना जो है गणितीय रूप में की जाती है तो वहां पर अनुपात होता है। अब बोलेंगे सर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं अपन, कैसे समझा सकते हैं? अब समान राशियां क्या होती हैं दोस्तों? समान राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो कि एक जैसी, मतलब अगर लंबाई की बात करूं तो सिर्फ लंबाई की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ वजन में किलोग्राम की बात करूं तो किलोग्राम की बात करूं। अब मैं ऐसी बात ना करूं कि इनका अनुपात में जब बात होगी तो जैसे बात होगी 5 मीटर, 5 मीटर, और अनुपात की अगर बात है तो इसकी अनुपात 7 मीटर से बात हो रही है मान के लिए, मतलब 1 अनुपात 5 मीटर, 1 अनुपात 7 मीटर है, ठीक है। तो 7 मीटर और 5 मीटर मतलब एक ही राशि है, इसकी जो इकाई हो रही है मीटर ही हो रही है, तो ये एक राशि है, ठीक है। और इसमें जो है ये अनुपात का साइन लग जाता है 2 बिंदी वाला। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि राशियों को एक ही टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल दूं 7 मीटर और 3 किलो, 3 kg, ये गलत है। क्या है? गलत है। ये यहाँ पर इसकी तुलना नहीं हो सकती। राशियां समान होनी चाहिए। राशियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मैं आपसे कह दूं कि 5 kg और यहाँ पर 2 वाट, तो ये क्या है? ये सब गलत है। यहाँ पर राशियों को एक जैसा होना बहुत आवश्यक है, राशियों को एक जैसा होना बहुत आवश्यक है। तुलना क्यों होगी? तुलना होगी कि हमको उसकी वैल्यू पता चले। अब अगर यहाँ पर कहीं पर आपको लिख देता है, यहाँ पर लिखा 2
2:3। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई राशि नहीं दी है, कोई राशि नहीं दी है। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ पर अनुपातिक हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें राशि एक जैसी दी हो तो भी अनुपातिक हो जाएगा। इसका कोई मान नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुलना की बात कर देता है। और ये तुलना आपको हमेशा जो है गणितीय फॉर्म में मिलेगी। गणितीय फॉर्म में मिलने का कारण है कि हम यहाँ पर इसको चैप्टर में अंकगणित के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, अनुपात एवं समानुपात की तुलना। तो अनुपात एवं समानुपात, अनुपात की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको दो चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पर तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, और समान राशियों की तुलना की जा रही है। समान राशियां आपको बता दी, जैसे मीटर की मीटर से हो रही है, मीटर की केजी से हो रही है तो गलत है, केजी की वाट से हो रही है तो गलत है। तो ये सारी चीजें गलत है। एक जैसी राशियों की तुलना यहाँ पर होती है। अब दोस्तों अनुपात का जो गणितीय फॉर्म है उसको मैंने आपको बताया, ये इस निशान से इसको डोनेट करते हैं, इस निशान से इसको दर्शाते हैं, अपन दिखाते हैं कि ये अनुपात का चिन्ह है। अब मान के लिए आपसे कोई बोल दे कि कुछ भी आपसे बोल दे कि यहाँ पर ये जो मिक्सर रखा है, सॉल्यूशन रखा है, शरबत रखा है, यहाँ पर शरबत रखा है, यहाँ पर इसमें पानी कितना है, पानी और शक्कर का रेशियो आप, या दूध है या पानी का रेशियो दे दे कि 2:1 है, 2:1 है। मतलब यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो दिया 2:1। अगर 2:1 रेशियो दिए रहा है मतलब उसमें दो मात्रा में पानी है और एक मात्रा में दूध है, जो भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू उतनी है, उतनी वैल्यू मतलब अगर यहाँ पर इसको मैं किसी भी अनुपात में यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, गुणा या भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है। कोई भी अनुपात अगर आपके पास है उसमें किसी भी संख्या से, समान संख्या से पूरे अनुपात में गुणा या भाग, और दोनों संख्याओं में होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर लिखा है 2:3, इसको रेशियो बोलते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशियो, और समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रेशियो के निशान से, रेशियो है 2:3 है, अगर 2:3 है यहाँ पर 2:3 को मैंने आपको बताया कि इसका मतलब एक भिन्नात्मक फॉर्म है। ये इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है 2/3। तो अब आपको जितने भी संख्याओं में भिन्न के नियम या फिर ये वाले नियम बताए थे, अब इसमें हम किसी भी संख्या का ऊपर या नीचे गुणा कर सकते हैं, दोनों में करना पड़ेगा। अगर ऊपर 2 का गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 2 का गुणा कर दो, ऊपर 3 का गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 3 का गुणा कर दो, ऊपर 4 का गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 4 का गुणा कर दो। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इसमें अगर 3 का गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो अनुपात का फाइनली मतलब ये है कि वह अंतिम रूप से कटा होना चाहिए, अब उसका कोई और विभाजक नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे 4/6 अगर आया, 4:6, तो इसको पूरी तरह से जब काट के हम लिख देते हैं, 2 दूनी 2 से कट जाएगा, 4/6 ऐसे लिख देंगे ना इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बराबर 2:3, ये आ गया। इसको लिख दिए 6/9, 6:9, तो 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2:3। तो क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, इस तरह से आ गई। तो मतलब अनुपात के किसी भी अनुपात में समान संख्या से ऊपर नीचे या पूरी अनुपात में गुणा कर सकते हैं, या भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, भाग दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 6/9 है, 6/9 है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यही है बात, वही है, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर भाग दिया। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरे चैप्टर में काम आती हैं, कई बार मैं ऐसा करूंगा तो आपको ये ना लगे कि ये कैसे कर दी बिना बताए, बता के क्यों नहीं कर रहे हैं कोई चीज, तो ऐसा कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज होती हैं। इसके बाद मान के लिए अनुपात किसी भी संख्या के अनुपात की अगर जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर लिखा है आपके पास कि A/B बराबर 2/3, ठीक है, A/B = 2/3, छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर ये A बराबर 2 और B बराबर 3, ये गलत है, ये सही नहीं है। A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, ये सही नहीं है। A का मान 2 इकाई है, कितना है, 2 इकाई है, और B का मान 3 इकाई है। अर्थात
यहाँ पर अगर कहा जाए कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई संख्या होगी जिसके अनुपात 2 और 3 होंगे, जिसके अनुपात 2 और 3 होंगे। मान चलिए अगर इसको लिखना ही चाहते हैं तो लिख दीजिए a बराबर 2x और b बराबर 3x। अर्थात अब यहाँ a बराबर 2 और 3 लिखा है, जो इसमें मान चलिए a अनुपात b बराबर इसी चीज को लिख रहा हूं, इसी चीज को यहाँ पर लिख रहा हूं, इसी चीज को अगर यहाँ पर लिखना चाहूं तो 4 अनुपात 6 भी तो लिख सकता हूँ, 6 भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ की a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। तो ये वैल्यू जो ये लिखा है मैंने, ये गलत होता है, ऐसा नहीं मानना है, ऐसा नहीं मानना है। इस फॉर्म में मान सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई ना कोई गुणा होगा, इसका मान है, इसकी मान 2 यूनिट है, a का मान 2 यूनिट है और b का मान 3 यूनिट है। ठीक है, इस तरह से मान होते। तो ये चीज आपको समझ में आई कि अगर ऐसा कहीं लिखा है तो उसका मान ये मत समझिए आपकी a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गुनाह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं जो आप समझ रहे होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बेसिक चैप्टर हमेशा महत्वपूर्ण होता है ताकि आगे के चैप्टर्स में आप चीजों को सीख सकें। ठीक है, आगे की चीजें अब अनुपात और समानुपात में कुछ चीजें आती हैं, बहुत बेसिक चीजें आती हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। जैसे आप समझ लीजिए कुछ डेफिनेशंस आ जाएं, कुछ भी आ जाए तो आप उसको कैसे कर देंगे। एक पद होता है आपका, पहली चीज होती है यहाँ पर मध्यानुपात। क्या होता है? मध्यानुपात। एक पद होता है आपका यहाँ पर, एक पद होता है आपका यहाँ पर, एक पद होता है तृतीयानुपात। एक होता है आपका चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात होता है। एक पद होता है आपका, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, कोई इतनी महत्वपूर्ण, ये शायद मेरे ख्याल से 3 रिमार्कर में नहीं पूछता है, बस आपको सवाल दे सकता है अगर तो इन तीनों से, बाकी अगर परिभाषा पूछ ले तो एक वर्गानुपात होता है, वर्गानुपात। एक वर्ड होता है विततानुपात, ये सब आपको वर्ड बता देता हूं, विततानुपात। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड आते रहते हैं। एक होता है विलोमानुपात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आप लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीजें होती हैं। अब इनको समझना है आपको कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, ये क्या क्या होता है, ये चीजें आप समझ लीजिए। देखिए पहला टर्म मैंने लिखा मध्यानुपात। मध्यानुपात की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य किसके चीज होता है? किन्हीं दो चीजों के मध्य होता है, किन्हीं दो चीजों के मध्य जो है तो मध्यानुपात निकलता है। ठीक है, अब अगर दो राशियां आपके पास हैं, मान के चलिए, यहां पर सॉल्यूशन करते चलता हूं, लिखते आपको डिस्क्रिप्शन बताते चलता हूं और वहां लिख दूंगा। मान चलिए आपके यहाँ पर दो राशियां ए है और बी है, आपसे पूछा इसका मध्यानुपात बताइए। तो पहले टर्मिनोलॉजी को समझिए कि दो अनुपातों के बीच का अनुपात होता है, दो अनुपातों के बीच का अनुपात होता है। तो अब ए और बी के बीच का मध्यानुपात क्या होगा? अगर दो टर्मिनोलॉजी दे दी कि ये दो टर्मिनोलॉजी है ए और बी, इनके बीच का मध्यानुपात बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमको पता है ए और बी के बीच का मध्यानुपात बताया, तो ट्रिक यहाँ पर चीजों को सीखिए, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो अगर ए है, ए दिया है, ए अनुपात बी, इसको लिखिए। ठीक है, अब मध्यानुपात है मतलब यहां पर ये समानुपात का निशान लगाना है, बी अनुपात सी, ये समानुपात का निशान होता है। अनुपात का निशान ये होता है, आपको बताया ये अनुपात का निशान होता है, और ये 4 बिंदी अगर लगा दी गई तो ये समानुपात का निशान होता है। समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटे। क्या होता है? बटे। अनुपात का मतलब होता है बटे। दोनों निशान आपको समझा दिए, बता दिए। इसका नहीं बताया था तो इसको भी बता दिया। ये समानुपात है और ये यहाँ पर अनुपात है। समानुपात का मतलब बराबर, समानुपात मतलब दो अनुपात बराबर में दिए हो, दो अनुपात बराबर में दिए हो। अर्थात जैसे आपको दिया हो 1/3 समानुपात, यानी 1/3 समानुपात आपको दे दिया 2/6, तो ये समानुपात बराबर में, 2 कम 2 2 3 6, तो समान अनुपात है। कैसे है? समान अनुपात है। तो इसको क्या बोलते हैं? समान अनुपात। दो अनुपात समान हो तो समानुपात कहलाता है। ठीक है, दो अनुपात समान हो तो समानुपात कहलाता है। तो यहां पर आपको समानुपात बताया। ठीक है, अब आपको क्या बोला? ए और बी अगर दो राशियां दी हुई हैं, ए और बी अगर दो राशियां दी हुई हैं तो उसका मध्यानुपात अगर आपको निकालना है, मतलब उन दोनों के मध्य कौन सा अनुपात आ सकता है, तो आपको क्या करना है? ए और बी को लिखा है ए रेस टू बी, और यहां पर आपको रुक जाइए। ठीक है, मध्य का कोई सा अनुपात निकालना है तो इसको x मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। और तो आप मानिए यहाँ पर x है, ए और बी के बीच का मध्यानुपात हमने माना x है। कैसे है? x है। ठीक है, x मान लिया मध्यानुपात। अगर x मान लिया
तो ए और बी के बीच में है, तो मतलब ए के बाद एक्स आएगा, ए के बाद एक्स आएगा और बी के पहले एक्स आएगा, बी अनुपाते एक्स। क्या लिखा मैंने? ए के बाद एक्स आएगा और बी के पहले एक्स आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का मध्य का अनुपात पूछ रहा है। तो ए के बाद एक्स, और यहां पर बी के पहले, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, सॉरी, एक्स अनुपाते बी। तो ए के बाद एक्स आएगा और बी के पहले एक्स आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि मध्य पूछ रहा है, ए और बी के बीच का मध्य का पूछ रहा है, तो हमने माना कि वो एक्स है। अब दोनों के बीच में एक्स लगाया और समानुपात का निशान लगाया। इतना आप अगर करेंगे, इतना अगर आप करेंगे, तो इसके बाद आपके पास आएगा क्या? इसके बाद आपके पास आया, मान लीजिए, अब इसको सॉल्व करते आपसे बनता है, आपने बहुत बार किया है, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो ए बटे एक्स, ए बटे एक्स बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और यहाँ पर एक्स बटे बी हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? भाई बटे अनुपात का मतलब बटे है, तो एक्स बटे बी, और यहाँ बराबर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपको पता ही है कैसे होता है, एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, तो एक्स की घात 2 बराबर ए इंटू बी, एक्स की घात 2 बराबर ए इंटू बी। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब मान चलिए यहां पर आपका ये मध्यानुपात का सूत्र बन चुका है। किसका सूत्र बन चुका है? मध्यानुपात का सूत्र बन चुका है। अगर दो संख्याएं ए और बी दी हुई हैं तो मध्यानुपात कैसे होगा? अंडर रूट ए बी। ये चीज आपको समझ में आ गई। दोनों के मध्य का अनुपात एक्स माना है, एक्स माना है अगर, तो ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी यहां आ जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब बराबर। यहां पर ये सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको ये सब सॉल्यूशन करने को नहीं आएगा, आपको अच्छे से चीजें समझा दी जा रही हैं ताकि प्रश्न आ जाए तो आपको ये सब अगर फॉर्मूला और मूला याद नहीं भी है। अब मान चलिए प्रश्न आ गया कि 2 और 4 के बीच, 2 और 4 का मध्यानुपात बताइए, 2 और 4 का मध्यानुपात बताइए, का मध्यानुपात, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधे यहां पर माना एक्स है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 आ गया, एक्स अंडर रूट आ गया 8 आ गया, तो इनके बीच का मध्यानुपात क्या आ गया? अंडर रूट 8 आ गया। फुर्सत हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये फॉर्मूला और मूला याद अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? मान लोगे। क्या मान लोगे? ऐसे कर दोगे सवाल को। ये आपको यहां तक तो क्लियर हो गई चीजें। यहां पर लिख देता हूं एक्स बराबर अंडर रूट ए, ये मध्यानुपात। अब अगर नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, तो 2 और 4 है, तो माने 2 और 4 के बीच का मध्यानुपात हमने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। तो 2 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 4। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 के बीच का तो x मान लिया, तो x दोनों के पहले आ गया। अब क्या कर दोगे? 2 बटे x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर इसको 2 बटे x बराबर x बटे 4 कर दो, तो x में x का गुणा होगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 आ गया, x बराबर अंडर रूट 8 आ गया, अंडर रूट 8 आ गया। बस इतनी सी तो चीज है। तो आपको अगर फॉर्मूला और मूला याद नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मध्यानुपात है मतलब मध्य में x मान लो और दोनों के पहले लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसमें कई किताबों में दिया रहता है कि बाहर का गुणा और अंदर का गुणा। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो, बाहर का गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 और x। पर यहाँ पर जो मेथड हमको मालूम है, जो मेथड हम सही से कर सकते हैं, हम उसी से कर देना। हमको पता है 2 बटे x लिखेंगे बराबर x बटे 4 लिखेंगे, तो नॉर्मल कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब ये सब याद रखने का कि अंदर का गुणा, बाहर का गुणा, ये सब कोई मतलब नहीं। याद रखना हो तो रख भी लीजिए। यहाँ पर बाहर से बाहर का गुणा कर दिया जाता है और अंदर से अंदर का गुणा कर लिया जाता है। पर यहाँ पर ये भी आपको नॉर्मल याद नहीं भी है, तो 2 बटे x और x बटे, ये सब आप कर सकते। ठीक है, ये तो बात हुई मध्यानुपात, ये तो बात हुई मध्यानुपात की। अगर मध्यानुपात की बात हो गई है, तो अब बात होगी तृतीयानुपात की। तृतीयानुपात का मतलब भी जब 2 दिए रहेंगे तब तो तीसरा ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी 2 अनुपात आपको दिए रहेंगे, 2 अनुपात आपको दिए रहेंगे। ठीक है, 2 अनुपात अगर a और b आपको दिए हैं फिर से, तो आपको क्या ज्ञात करना है? तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तृतीयानुपात ज्ञात करना है आपको, तो a और b के बाद आएगा तृतीयानुपात। कैसे आएगा? a और b के बाद आएगा तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए ये सब आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। ये केजी पहली दूसरी क्लासेस में रहती हैं चीजें, पर आपको बता देता हूं। तो a और b के बाद अगर तीसरा अनुपात आपसे पूछ लेता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके बाद हालांकि मैं आपको तृतीय अनुपात, इनके अनुपात के सवाल ही बताते चलता हूं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इनको चीजों को सीख लेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। सीधे क्वेश्चन पर आ जाता हूं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे, चलिए तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात अगर आपको सीखना है तो सीख लीजिए, बाकी अगर नहीं सीखना तो कोई दिक्कत नहीं। अभी a अनुपात b, a और b दिया है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a
रेस टू बी, फिर समानुपाते बी रेस टू सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अनुपात बी तो दोनों के लिए समान बीच में आएगा, तो आपको पता बी मध्यानुपात होगा, तो मध्य वाला का रहेगा, बीच में रहेगा। अब यहाँ पर इसको x मान लीजिए, x मानना है, c नहीं मानना तो x मान लीजिए, c नहीं मानना तो x मान लीजिए। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी आपने की थी, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, जिसको जो भी करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बटे बी बराबर b बटे x, तो यहाँ पर ax बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये सब जनरल चीजें हैं। आपको तृतीय अनुपात निकालना है तो दो अनुपात आपके पास है, ए और बी अगर आपके पास हैं तो आपको तीसरा अनुपात x मान लीजिए। तीसरा अनुपात अगर x में है तो b मध्य में आया, अर्थात ये मध्यानुपात, तो मध्यानुपात बीच वाले को बीच में रखा तो ये अनुपात b अनुपात x आ गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चतुर्थानुपात निकालेंगे तो चतुर्थानुपात के लिए क्या दिया रहेगा, यहाँ पर सूत्र बन गया आपका x बराबर b स्क्वायर अपान a। ऐसी चतुर्थानुपात आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, चतुर्थानुपात आपसे पूछेगा, तो ए बी और सी तीन दिए रहेंगे, तो चतुर्था मान लीजिए आप, चतुर्था को आप मान लीजिए x मान लीजिए, क्या सा मान लीजिए, x मान लीजिए, तो a बटे b बराबर x बटे a, तो ए सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका चतुर्था, तो a अनुपाते b समानुपाते b सी अनुपाते x। ठीक है, अगर ये चार अनुपात आपको पूछ रहा है तो चतुर्थानुपात भी आप बता सकते हैं, कैसे आएगा, तो a x बराबर बी सी, x बराबर बी सी बाई ए, वही कर दिया मैंने, बाहर बाहर का गुणा ए एक्स, अंदर अंदर का गुणा, कुछ भी कर लीजिए, बात वही है, ए बटे बी करते फिर सी बटे एक्स करते, जो भी करना है आपको, तो ये प्रोसेस आ जाती है, एक्स बराबर बी अपॉन सी आ जाता है। सीधे सीधे अगर किसी को फॉर्मूला याद होता है बी सी अपॉन ए, तो ये सारी चीजें। वर्गानुपात में क्या है, किसी भी वर्ग का अनुपात, मतलब किसी भी कोई भी अनुपात दिया हो उसका वर्गानुपात अगर आपको निकालना है, मान के लिए 2 दिया है और 3 दिया है, तो इसका वर्गानुपात, इसका वर्ग कर दीजिए, नॉर्मल सी बात है, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, तो ये हो गया वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात के बाद वित्ततानुपात का मतलब होता है जब कोई भी दो राशियां फिर दूसरी राशि के अनुपात में तीसरी राशि के अनुपात में चौथी राशि, अर्थात a रेस टू बी, a रेस टू बी, b रेस टू सी, c रेस टू d, अगर इस फॉर्म में दी हुई है चीजें, अगर इस फॉर्म में दी हुई है चीजें, a रेस टू b, फिर b रेस टू c, फिर c रेस टू, यहाँ पर b रेस टू c और c रेस टू d, तो यहाँ पर क्या हो रहा है b, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है c, ये वित्ततानुपात कहलाता है। एक अनुपात के बाद एक अनुपात, a रेस टू b फिर b रेस टू c, मतलब दूसरा वाला अनुपात पहले वाले अनुपात में आ जाए तो ये वित्ततानुपात के फॉर्म में आता है। ये सारी चीजें नॉर्मल सी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा, जैसे अगर यहाँ पर a अनुपात b है तो इसका विलोमानुपात होगा b अनुपात a। ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं, अगर यहाँ पर कोई चीज दी हुई है, a दिया हुआ है, तो इसका विलोमानुपात होगा 1 बटे a। ठीक है, आपने पढ़ते हैं इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही सारी चीजें हैं। विलोमानुपात हो गया, तो ये सारी चीजें आपको आई समझ में। मध्यानुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात, वित्तानुपात, विलोमानुपात। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत सारी अनुपात में मिलती रहती हैं, सवाल के साथ ही हल करते चलेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए कि प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। थ्योरी तो आपको इसलिए बता दी जाती ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए। सब लोग तो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होती कि मैं यहाँ पर सवाल लिख दूं, करने लगूं, तो सबको समझ में आ जाए। आप बीच बीच में बोलते जाऊंगा समानुपात है, तृतीय अनुपात है, सवाल में पूछेगा तो कैसे करोगे, तो यहीं से समझ लो इन सारी चीजों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीजें समझ में अगर आ गई है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। हमारे पास चैप्टर का नाम था अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात को मैंने बताया, इसको 2 बिंदी से डोनेट करते हैं और इसका मतलब होता है बटे। क्या होता है, बटे या भागे, इस तरह की चीजें इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की चीजों से सॉल्व होता है। अब अगर मैंने आपको बताया कि इसकी तुलना जो है समान राशियों से की जाती है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये सही है, क्योंकि यहाँ पर राशि समान है। लंबाई की तुलना लंबाई से होगी ना यार। अगर आपसे कोई कह दे कि राम की लंबाई 6 फीट है, राम की लंबाई 6 फीट है और श्याम का वजन 40 किलो है, राम की लंबाई 6 फुट है और श्याम का वजन 40 किलो है, तो बताइए दोनों का अनुपात। तो कैसे बता देंगे भाई, दोनों की या तो लंबाई पता चला है या तो दोनों की अपन को वजन पता चले, तब तो हम दोनों का अनुपात बताएंगे। दोनों में तुलना कैसी, दोनों में कैसी तुलना, क्यों तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक की लंबाई दी हुई है, एक का वजन दिया हुआ है, अब एक का वजन दे दे, एक का लंबाई दे, तो क्या ही की तुलना निकली भाई। जब दोनों की लंबाई दी होगी तब तो आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि राम की लंबाई 6 फीट है और श्याम का वजन 50 किलो है, तो बताइए राम श्याम से कितना लंबा है, तो आप कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि दोनों चीज में तुलना ही नहीं हो रही है। यहाँ पर वजन दे रहा है, वहां पर लंबाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राशियां सेम रखना है, राशियां समान रखना है। आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा कि अनुपात या समानुपात। अनुपात अगर दिया हुआ है अपन को तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जा सकता है, उसमें किसी भी संख्या का भाग किया जा सकता है। अर्थात अनुपात का अर्थ मैंने बताया बटे होता है। यहाँ पर 2/3 लिखा मैंने, 2/3 में 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो। तो यहाँ पर अगर गुणा करना है तो बस ये याद रखना है पूरी राशि में होगा। अगर 2:3 दिया है, 2 का गुणा करना है तो 2 में भी होगा और 3 में भी होगा, पूरी राशि में यहाँ पर गुणा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये चीजें समझ में आने के बाद अनुपात को मैंने बताया, जो काटने पीटने के बाद लास्ट चीज बचेगी वो अनुपाते में आएगी, ठीक है। अगर कहीं पे आपको दे दिया कहीं 9:15 तो आपको क्या करना है, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। 3 × 9 और 3 × 25 15, तो राशि कितने अनुपात में आ गई, 3:5 के अनुपात में आ गई। सही वो भी है पर आपको लास्ट वैल्यू लेके आना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अगर a और a⁻b = 2/3 दिया है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। हमने उदाहरण में भी बताया, अगर मैं यहाँ पर a⁻b = 4 × 6 लिख दूं, 4/6 लिख दूं, तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 मान लोगे क्या, b की वैल्यू 6? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर a और b की वैल्यू माननी ही है तो किसी न संख्या की इकाई है, गुणे में दिया है, तो a = 2x मान लो, b = 3x मान लो, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी समझ में आई। क्या होता है, जरूरी होती हैं, जरूरी इसलिए होती हैं जो स्टूडेंट मैथ में बहुत कमजोर होता है, या कमजोर नहीं कहूंगा मैं उसको, जिसका मैथ से ताल्लुक नहीं होता, जिसने मैथ नहीं ली हुई है, या जो मैथ पसंद नहीं करते, जिसको मैथ पसंद नहीं करती, दोनों सारी चीजें एक साथ है, एक साथ चलती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात, वित्तानुपात, विलोमानुपात। मध्यानुपात में 2 अनुपात दिए हैं और दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। मान के लिए x है तो x = √a भी आ जाता है। तृतीय अनुपात निकालना है, अनुपात, अब तीसरा अनुपात x मान लीजिए, b² आ जाता है। सॉल्यूशन भी करके बता दिया भैया कैसे किया जाता है। चतुर्थानुपात में x = bc/a आ जाता है। वर्गानुपात में कोई भी अनुपात दिए उसका वर्ग निकाल दीजिए, ठीक है। घनानुपात भी होता है, इस तरह से होते रहते, बहुत सारे अनुपात होते रहते, ठीक है। वित्तता अनुपात में लगातार कंटिन्यूअस अनुपात इसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस रेशियो, यानी a⁻b, b⁻c, c⁻d, d⁻e, ऐसे चलता जाएगा जमाने तक, ठीक है, जब तक है सांस, ठीक है, जब तक चलता रहेगा ये। फिर विलोमानुपात में इनवर्स ले ली, उल्टा होता है। अगर a⁻b है तो उसका b⁻a हो जाएगा, a है तो 1/a हो जाएगा, 1/a है तो a हो जाएगा, विलोम हो जाता है। कैसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं मेरे ख्याल से। चलिए कुछ सवाल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको जितनी सारी चीजें बताई गई हैं वो आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल जैसे मान के लिए आ गया, आपके पास क्वेश्चन, ऐसी जनरली क्वेश्चन है ये, अभी नॉर्मल क्वेश्चन, 3 मार्कर में कभी हो सके ना हो सके पूछ ले, बाकी कोई भरोसा नहीं। आपके पास मान लीजिए दे दिए 3/5 इस प्रपोर्शन 21/x, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपने पूरा लेक्चर अभी से देखा है तो बच्चा इस चीज को हल कर सकता है। कैसे कर सकता है, 3/5 = 30/x कर सकते हो। नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हो, क्योंकि अनुपात का मतलब मैंने बताया बटे है, समानुपात का मतलब बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हल करना है तो 3x = 21 × 5, ठीक है, जो भी आएगा, x = 21 × 5/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 21x = 35 आ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। वही चीज होती है, अगर यहाँ पर ये सीधे लिखना है तो बाहर का गुणा, अंदर का गुणा, 3x हो जाता और 5 यहाँ पर ही हो जाता। पर अगर ये याद नहीं भी रहता तो इतना तो जनरली कॉन्सेप्ट ही है कि अनुपात का मतलब बटे है तो 3/x, ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं, बस हो गया। इस तरह के सवाल अगर छोटे मोटे कभी आपको प्रैक्टिस में ही है कि चलो भैया ये सवाल, आपकी कॉपी की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होती है, इस सवाल से होती है, इस तरह के सवाल से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान चलिए, अब अनुपात में ही आपको ऐसे कुछ भी अनुपात, सिंपल चीजें अभी बता रहा हूँ। एक चीज यहाँ पर मेरे पास लिखी हुई है कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि 0.043 और 0.00129 ऐसा का अनुपात बताइए।
अब इस तरह का प्रश्न, ये पॉइंट वाले सवाल आजकल थोड़ा चलने लगे, ट्रेंड में आने लगे हैं, क्योंकि सिंपल गुणा उड़ा जानते हैं वो लोग, आयोग वाले या फिर कोई भी एग्जामिनर जो है वो जानता है कि ये सिंपल गुणा आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को जोड़ घटाना गुणा भाग आजकल देने लगा है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहा करिए कि इसको सवालों को कैसे करते हैं। बाकी चांसेस कम रहते हैं। बाकी अगर इसका अनुपात निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा 0.043 अनुपात ए, ऐसे ही अनुपात का निशान बनेगा, ठीक है, 0.00129। ये चीज मैंने लिख दी, आपको समझ में आई, यहाँ पर अनुपात हो गया। अब अगर अनुपात हो गया तो बटे में लिख सकते हैं 0.043 बटे 0.00129, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका अनुपात निकालना है। लोगों को लग रहा होगा कि कितना सरल, क्या क्या बताते थे, अरे दशमलव वाले सवाल कैसे हल करना है, सबको थोड़ी ना बनता है भाई, तो कैसे हल करना है ये चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर अगर 3 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 लिख के 3 जीरो लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, 0.043 बटे 0.00129, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जितने अंक के बाद नीचे दशमलव है, जितने अंक के बाद ऊपर दशमलव, उतने जीरो लगा के गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक के बाद है तो गुणे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो लग गए, बटे यहाँ 3 अंक के बाद है तो 1 2 3 जीरो लग गए, ठीक है। अब ये दशमलव कट गए दोनों, ठीक है, ये गुणा, ये निशान, ये जीरो लगने के बाद दशमलव कट गए। अब यहाँ 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट गए। अब कितना बचा, 43 बचा और 129 बचा, 43 एक कम 43, 43 त्याई 149, यहाँ बचा 100/3, 100/3, तो अनुपात आ गया 100:3। आपको लगता था कि क्या सवाल आप बता रहे हैं, कुछ नॉर्मल सवाल बता रहे हैं, तो इस तरह के सवाल हल करना हर किसी को आते रहना चाहिए। क्या होता है, कहीं पे भी अगर 0.1 लिखा है तो यहाँ पर बटे में 10 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 अंक के बाद था, नीचे 3 जीरो लगा दिया, ऊपर नीचे 5 अंक के बाद था, ऊपर 5 जीरो लगा दिया। तो इस तरह के प्रश्न भी अगर आते हैं बाय द वे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे किस तरह का प्रश्न आपको, इसी तरह की कैटेगरी के प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। अब मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कि 4 to the power 3.5, समझना है ना, अनुपात 2 की पावर 5 बराबर क्या होगा। अब इस प्रश्न को अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो हल करना चालू करेंगे तो आप बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे क्या होगा, आप कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे 4 की घात 3/5/2, आप इतना करेंगे फिर बैठ जाएंगे। तो आपको इस तरह के सवाल के लिए प्रिपेयर रहना है। आपने मैथमेटिक्स शुरू से पढ़ी है, संख्याओं से पढ़ी है, घातांक के नियम भी बताए हैं, आपको बताए हैं घातांक के नियम, करणी के नियम भी बताए, सब कुछ बताया है। तो अगर आपने शुरू से पढ़ी है, यहाँ पर 4 की घात 2/3.5 है, तो 4 की घात को 2 की घात 2 लिख सकता हूं मैं, 2 2 4 होता है। और इस पूरे की घात को 3/3 लिख सकता हूँ, बटे 2 की घात 5 तो है, ठीक है, इतना लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताना, अब मैंने आपको बताया था a की घात n पूरे की घात m बराबर a की घात nm होता है। अर्थात क्या बताया था सर, क्या बताया था कि घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात अर्थात 2 की घात 2 और 2 की घात 3.5, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 3.5 में 2 का गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, तो 2 की घात 7 बटे 2 की घात 5। ये चीज आपको समझ में आई, 2 की घात 7 बटे 2 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने में कोई टेंशन नहीं, कैसे टेंशन नहीं, 2 की घात 7 है, यहाँ 5 है, तो नीचे से यहाँ पर लिखना नहीं बनता तो लिख लो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने बार हो गया, ज्यादा बार तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, बटे 2 की घात 5 है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर बच्चा 2 × 2 बराबर 4 आ गया। इतना भी लंबा करना चाहो तो कर लो, बाकी इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो 2 की घात 5 और 2 की घात 7 है तो 2 की घात 2 बचेगा, पता ही है, 2 की घात 2 बराबर 4, ये उत्तर आ जाएगा। 4 क्या आ गया, उत्तर आ गया। 4 क्या उत्तर आ गया, 4/1 उत्तर आ गया, 4:1। इसका अनुपात क्या आ गया, 4:1 आ गया, ठीक है, ये उत्तर आ गया। तो इस तरह के सवाल भी अगर आते हैं तो प्रिपेयर रहना है आपसे। देखिए यहाँ पर 3.5 ही क्यों दिया, क्योंकि इसको पता है कि अगर गुणा करें तो बराबर संख्या कोई सी आ जाए।
और यहाँ पर 4 ही क्यों दिए, ताकि 2 की घात 2 बना सके। तो सवाल अपने मन से ना बनाने लगा करो, अपने मन से 3 की घात 2 बना लो, फिर उसकी पावर लगा लो यहाँ पर, तो ये सारी चीजें क्या गड़बड़ हो जाएंगी ना आपके लिए। फिर उसको 7 बार लिखो, नीचे अगर उठपटांग संख्या हो तो ऐसे सवाल जो है वो बने बनाए आपको मिलेंगे, बढ़िया सवाल मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन सरल से सरल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आपको मिल रहे हैं तो फिर और आगे की क्या सवाल है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे के सवाल नॉर्मल जो आपको चीजें बताई उन्हीं को करते चलना है। क्या करते चलना है, अगर आपको दे दिया a⁻b इज इक्वल्स टू 5⁻7, ठीक है, और आपको दे दिया b⁻c इज इक्वल्स टू 6⁻7, ठीक है। अगर ये आपको दे दिया और फिर आपसे क्या पूछा कि बताओ a⁻b⁻c इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। आपको ये सवाल दे दिया कि a⁻b इज इक्वल्स टू 5⁻7, b⁻c इज इक्वल्स टू 6⁻7, तो a⁻b⁻c बताना है। क्या बताना है, a⁻b⁻c बताना है। तो अब आप कई लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर c की वैल्यू ये होगी, और लिख देंगे कि a⁻b⁻c इज इक्वल्स टू 5⁻7 ऐसा लिख देंगे। पर ये सरासर गलत है। क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये वाला b बहुत बुरा मान जाएगा कि मेरी भी वैल्यू तो यहाँ पर 6 दी थी और इनने मेरी कोई इज्जत नहीं की। कोई इज्जत नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। मैथ में एक एक अंक की इज्जत करनी पड़ती है, एक एक अंक की इज्जत करनी पड़ती है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं आपको बताते हैं। पहले तो यहाँ पर b की वैल्यू को हम समान करेंगे, b की वैल्यू को क्या करेंगे, एक जैसी कर लेंगे, दोनों जगह b की वैल्यू एक जैसी कर लेंगे। देखिए, अगर आपको यहां पर दिया है a⁻b और b⁻c, कलर बदल लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। a⁻b और b⁻c दिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, b की वैल्यू को हम समान कर लेंगे, b की वैल्यू को हम समान कर लेंगे दोस्तों। अगर a⁻b बराबर 5:7 है और b⁻c बराबर 6:7 है, तो मैं क्या करूंगा, b के मान को बराबर करना है, बराबर करने पर कैसे बराबर करेंगे। अब आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं, समीकरण गुणनखंड में भी देख चुके हो। 5:7 है, 6:7 है। अब b का मान यहाँ पर 7 है और b का मान यहाँ पर 6 है, दोनों को बराबर करना है। तो अगर इसके मान में किसका गुणा कर दिया जाए, दोनों अलग अलग संख्या, अगर ये इसका कोई गुणनखंड होता तो बात निकलती, तो इसमें 6 का गुणा कर दो, उसमें 7 का गुणा कर दो। तो a⁻b बराबर, इसमें 6 का करो, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ठीक है। b⁻c बराबर इसमें 7 का करो, तो 6 सत्ते 42 अनुपात 7 सतैया 49। कई लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रहे हो भाई। अगर a⁻b 5:7 दिया है, b⁻c 6:7 दिया है, तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि दोनों के अनुपात को बराबर करना है, a⁻b⁻c लाना है आपको, तो आप क्या करोगे, यहां पर b की वैल्यू अगर 7 है, यहां पर b की वैल्यू 6 है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए क्या करना है दोस्तों, कि दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दो भाई। 7 को और यहाँ पर 7 को 6 से गुणा कर दो, 6 को उससे गुणा कर दो, तो 42 आ गया। अब यहाँ पर b की वैल्यू समान आ गई है, 42 आ गई है, तो अब c की वैल्यू ये वाली काम चल जाएगी, मतलब a⁻b⁻c बराबर आ जाएगा 30⁻42⁻49। अगर आप ऐसे ही करते तो एक b की वैल्यू जरूर बुरा मानती, क्योंकि आपको ऐसे करना ही नहीं है, सीधी सी बात आपको ऐसे करना है। कोई भी एक वैल्यू को, b की वैल्यू अगर पूछा है, यहाँ पर b की वैल्यू बराबर कर देंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप समझ गए। क्या किया है मैंने, फिर से बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर में, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ a⁻b 5:7 दिया, b⁻6:7 दिया है, तो मैंने क्या किया है कि a/b 5:7, तो इसमें b की वैल्यू को हमको बराबर करना है कुल मिला के, क्योंकि b क्या है, बीच में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है दोनों में, a⁻b⁻c पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू को बराबर कर दिया मैंने, यहाँ पर 42 कर दिया और आंसर आपका आ गया। अब b बराबर है तो a⁻b⁻c आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपको कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है, यदि a⁻b इज इक्वल्स टू 3:2 और b⁻c इक्वल्स टू 3:4,
तो वो ए और सी का अनुपात ज्ञात, ए और सी का अनुपात, अर्थात ए रेस टू सी इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, फिर से वही कंडीशन आ गई है, फिर से वही कंडीशन आ गई है आपकी। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए। फिर से वही कंडीशन आ गई है, ए और बी दे दिया और बी और सी दे दिया, तो आपको ए और सी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से क्या नहीं है, तीनों को सततता में अगर हो ए बी और सी तो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर क्या है कि बी की वैल्यू क्या है, असमान हो गई है। क्या हो गई है, असमान हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सी तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर ए है, बी की बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी की बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करिए, पहले बी की वैल्यू को बराबर कर लीजिए। तो ए रेस टू बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ बी को बराबर करना है तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, 3 त्रिक 9 अनुपात 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 अनुपात 3 दूनी 6, और बी रेस टू सी करना है तो वहां पर किसका गुणा कर दें, आपको बता चुका हूं, एक दूसरे का गुणा कर दिए, वहां पर 2 का कर दिए, 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई, समान हो गई है, एक दूसरे के समान हो गई है। अगर b की वैल्यू समान हो गई तो a रेस टू सी आप निकाल लेंगे। a रेस टू सी आपका क्या आ जाएगा, 9 रेस टू 8 आ जाएगा। ठीक है, आपका 9 रेस टू 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो गया, 9 अनुपात 6 अनुपात 8। यहाँ पर a और c का अनुपात निकल आएगा। तो इस तरह की वैल्यू, इस तरह के सवाल आप हल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बस क्या करना है, ध्यान रखना है कि वैल्यूज अगर बराबर करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पर वैल्यू आती। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हमारी यहाँ पर तुलना अगर ए दिया है और सी दिया है, तो यहाँ पर सी है वहां पर ए है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से ए उठा लो यहाँ से सी उठा लो, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर वैल्यू ये आती है। ठीक है, इस तरह के सवाल अब आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है a रेस टू बी इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 2, a रेस टू बी इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 2। ये तो कर लिया आपने। अब यहाँ पर आया आपका W1, अब कुछ भी दे सकता है, x1 y1 W1 Z1 A1 B1 कुछ भी दे सकता है। W1 रेस टू W2 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 3 और W1 रेस टू W3 इज इक्वल्स टू 1 रेस टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, W1 और W2 का रेशियो दिया है, W1 और W3 का रेशियो दिया है, W2 का नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, W2 का नहीं दिया है। फिर आपसे पूछना क्या चाहता है, W2 रेस टू W3 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछना चाहता है। अब यहाँ पर फिर आप देखिए कि वैल्यू पर क्या है, W1 तो दोनों जगह कॉमन है, W2 और W3। आपसे पूछा क्या है, W2 और W3, तो W3 की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई। तो फिर से प्रक्रिया अपनाइए और सवाल को हल करने की कोशिश करिए। आपको इस तरह के सवाल हल करने की एकदम प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ताकि आगे के कठिन सवाल करें तो ये सारी चीजें आपसे बनने लगे। तो इस तरह के सवाल को हल करिए। कैसे हल करते हैं, हल करके देखिए कि इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर यहाँ पर W1 की वैल्यू को हमको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, W1, क्योंकि यहाँ पर W1 क्या है, W3 तो आपको यहाँ पर दिया ही हो, W2 और W3 आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर 2 रेस टू 3 दिया है तो यहाँ पर क्या कर दूं, मैं सिर्फ 2 का गुणा कर दूं। क्या कर दूं, 2 का गुणा कर दूं। तो W1 रेस टू W2 बराबर 2 रेस टू 3 और W1 रेस टू W3 इक्वल्स टू 2 रेस टू 6। यहाँ पर ये W1 की वैल्यू आ गई। अब W1 बराबर अगर हो गया है दोनों साइड, क्योंकि W1 की बेइज्जती होने वाली थी तो उसको बराबर कर दिया, तो W2 इंटू W3। अब यहाँ पर लिख लो W1 रेस टू W3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 रेस टू 3 रेस टू 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 रेस टू 4, 3 रेस टू 4। इसको भी इंटू कर लीजिएगा। तो यहाँ पर W2 को बराबर करना है, W2 को बराबर आप करके इसको भी इंटू कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आप मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल आ जाएगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया सवाल आपका, अगर आपका यहाँ पर सवाल आया, सॉरी, ये यहाँ पर आपका सवाल आया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नॉर्मल से सारे प्रश्न है ये। कैसे सवाल आ गया, A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात
डी बराबर 3:D बराबर 5:6। ठीक है, ये अगर आपको दे दिया तो आपको क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, A/B/C/D। A/B/C/D बराबर क्या होगा, ये चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं करना, ABC को पहले बराबर कर लीजिए, फिर BCD को बराबर यहाँ पर कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, A/B और B/C, पहले दोनों को ले लीजिए, एक बार में पहले दोनों का सोल्यूशन कर लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर B की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, B की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर A/B बराबर 1:1:2 दिया है और B/C बराबर 3:4 दिया है, तो अब मैंने क्या कहा, B की वैल्यू पहले बराबर कर ली, तो ये A/B/C अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब B की वैल्यू बराबर करनी है तो मैंने फिर आपको बताया, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, B ये वाले B में, और इसका गुणा ये वाले इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A/B/C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, अनुपात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3 का कर रहे हैं, सॉरी, तो 3 का गुणा कर रहे हैं, ये वाले 3 का गुणा उसमें, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर समानुपाते कितना आ जाएगा, अनुपाते यहाँ पर फिर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो अनुपाते यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 8। समझ गए आप लोग, ये चीज आप समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी। देखिए अलग से करके बता दे रहा हूँ भाई, मैंने कहा इसको और इसको B बराबर करना है, तो 1:2 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3:6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 6:8 आ जाएगा। अब दोनों के B बराबर हो गए तो A/B/C नहीं पता चल जाएगा, 3:6:8 ये हो गया। यही चीज यहाँ लिख दी मैंने, 3:6:8 ये निकल आया A/B/C। ये ठीक है, इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब चलिए निकालते हैं A/B। अब यहाँ पर ABC का अनुपात एक जैसा आ गया, अब C और D का और निकल आता, किसका निकल आता, A/B/C। तो यहाँ पर C और D, C की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 6 है, C/D 5:6 है। अगर 5:6 है तो मतलब यहाँ C की वैल्यू तो 8 है, यहाँ C की वैल्यू कितनी है, 8 है, और यहाँ कितनी है, यहाँ पर लिख लो C/D बराबर 5:6। C/D बराबर कितना है, 5:6। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज में इतना वेरिएशन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो फिर वही करो, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो इस पूरे में किसका गुणा कर दो, 8 का गुणा कर दो, ठीक है। तो कर दो, कैसे करोगे, इसमें 5 का गुणा करो, 5 3 15, रेस टू 5 6 30, रेस टू 5 8 40, ठीक है। यहाँ पर कर दो किसका, 8 का, तो 8 5 40, अनुपात 8 6 48। अब C की वैल्यु देखो, दोनों जगह समान हो गई, C की वैल्यू यहाँ पर है, C की वैल्यू 40 है, तो A/B/C/D आ जाएगा। तो लिखोगे A/B/C/D बराबर कितना हो जाएगा, 15:30:40:48। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल अब आपको हल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सतत ये वितता अनुपात वाले सवाल होते हैं, किससे, वितता अनुपात वाले सवाल होते हैं। अगर A/B का, फिर से देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, इस सवाल से अगर, इस सवाल से पहले की भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे की भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। AB का अनुपात 1:2 दिया है, BC का अनुपात 3:4 दिया है, तो ABC का अनुपात निकालेंगे A/B/C। यहाँ के लिए क्या चाहिए, B एक जैसा होना चाहिए, इन दोनों में B एक जैसा होना चाहिए, B एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू 3 है, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू 3 है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो मैंने किया 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया तो ये मेरे पास बन गया 3 6 और 8 का अनुपात, ठीक है। अगर 3 6 और 8 का अनुपात बन गया, अब यहाँ पर B और C, अब यहाँ पर C का अनुपात 8 आया, यहाँ पर C का अनुपात कितना आया, 8 आया, यहाँ पर C का अनुपात 6 दिया है, फिर दोनों को बराबर करना है तो इसमें गुणे 6 कर देंगे, इसमें गुणे 8 कर देंगे। पर मैंने आपको बताया पूरे अनुपात में गुणा करना है, तो पूरे में गुणा किया, वैल्यू आ गई। तो इस तरह के सवाल में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस तरह के सवाल में। तो आपने ये यहाँ पर इस तरह के सवाल भी हल करना आप सीख गए हो। अब अगर इस तरह के सवाल हल करना सीख गए हो तो ऐसे कुछ प्रश्न अगर आपको दे दिए जाए, अगर आपको ऐसे कुछ प्रश्न अगर आपको दे दिए जाए, जैसे आपके पास अगर प्रश्न एक थोड़ा और अच्छे लेवल का प्रश्न अगर इसमें बढ़ के आएगा, क्वेश्चन आपके पास अगर बढ़ के आ रहा है, क्वेश्चन अगर आपके पास बढ़ के आ रहा है कि A/B बराबर 1/2 अनुपाते 3:3/8, एक चीज दे दी, फिर आपको दे दिया B/C बराबर 1/3 अनुपाते 5/9
फिर आपको दे दिया C अनुपाते D बराबर 5/6, 5/6 दे दिया है ना, अनुपाते 3/4। अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिया, अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिया और आपसे बोले कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा, हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे उसी तरह का तो प्रश्न है भाई, A और B का अनुपात दिया है, C और D का अनुपात दिया है, और आप सोचेंगे लेकिन थोड़ा कठिन लग रहा है, कैसे पता चलेगा कि 3/8 और 1/3 में क्या छोटा बड़ा, फिर यहाँ पर ये क्या छोटा बड़ा, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे B की वैल्यू बराबर करेंगे, कैसे C की वैल्यू बराबर करेंगे। तो इसके लिए मैं हूं और मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है दोस्तों। हमको पता है, देखिए हमको कहीं की ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं याद करना, यहाँ पर लाइन खींच देता हूं, सब आपको सिखाई देता हूं, ठीक है। अब आपको A/B दिया है, A अनुपाते B का मतलब यही हुआ ना, क्या दिया है 1/2 और अनुपात का मतलब होता बटे 3/8, 3/8 यही दिया है आपको, यहाँ पर यही चीज दी है ना, और कुछ तो नहीं दिया। अगर यही चीज दी है तो A/B बराबर 1/2 गुणे 8/3, ये उल्टा ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 बराबर कितना आ गया 4/3। तो A और A/B बराबर कितना आ गया 4/3। समझ में आ गई चीज। A और B का अनुपात का मतलब क्या हुआ A/B, और यहाँ पर 1/2/3/8, तो 1/2/3/8 ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/2 और 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A और B का रेशियो मैंने निकाल लिया, A/B = 4/3, ठीक है, A/B = 4/3। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से सबको कर लीजिए। आपको ये सब बस दिमाग लगाना, मैथमेटिक्स अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है चीजें तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। B/C, B/C 1/3/5/9 यही दिया ना आपको, 1/3 ये बटे का निशान 5/9 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 9/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 3 × 3 3 × 9 3/5, 3/5। तो B/C 3/5 आ गया, ठीक है। एक और अनुपात अगर आपको दिया है, कौन सा अनुपात दिया है C अनुपाते D 5/6, तो C/D बराबर 5/6, 5/6 सबके बटे 3/4, यही होगा मतलब। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो अगर 5/6 बटे 3/4 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 5/6 गुणे 3/4, ठीक है, 3 × 3 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 5 अनुपाते 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, ठीक कर दिया ना मैंने। 3/4 तो सॉरी ये 4/3 ना, उल्टा होगा तो 4/3 है ना, 4/3, 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे कितना हो गया यहाँ पर 3 × 9, तो 10/9, तो C अनुपाते D आ गया 10/9। अब ये तीनों अनुपात अगर आपको पता चल गए A, B और C के, तो ये पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन यही तो था, A अनुपाते B, B अनुपाते C, C अनुपाते D, तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D निकालना था। अब यहाँ पर भी अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो मुझे लगता है आप ये सवाल भी हल कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से करना है, A, B और C का पहले यहाँ पर रेशियो निकालिएगा, A, B और C का, A, B और C का रेशियो A, B, क्योंकि B की वैल्यू क्या बराबर है, यहाँ पर तो B की वैल्यू बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो A, B और C का रेशियो सीधे निकल आएगा, A/B/C = 4/3/5, ठीक है। अब यहाँ पर B और C, यहाँ पर C और D का निकालना है, तो यहाँ पर इसका 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर C का रेशियो क्या है 5 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका भी 10 वैल्यू हो जाएगी, तो आ जाएगा 4/3/10/9, ये आपका आंसर आएगा। आप इसको हल कर लेना, ये सवाल हल करना आपको बता दिए। तो अनुपात समानुपात का ये बेसिक लेक्चर आपका होता है। अगले लेक्चर में हम इसके और बृहद क्वेश्चन देखेंगे, और अनुपात समानुपात को जितने भी क्वेश्चन ये बेसिक अगर आपने यहाँ पर पूरे पढ़ लिए कि A/B और C/, ये अगर कैसे निकालते हैं, सभ्यता अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।